नमस्कार। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का अध्याय 1 राजस्थान का इतिहास एक परिचय पढ़ेंगे। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनालस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। तो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में से जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। तो मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। तो मरु और धन्व दोनों ही एक ही शब्द हैं और जोधपुर संभाग के लिए प्रयुक्त होते हैं। जोधपुर को पहले मरु फिर मरुवार और अब मारवाड़ कहते हैं। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां समी, केर या पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। तो जहां पे समी, केर व पीलू होते हैं वहां पे जांगल शब्द का प्रयोग किया गया है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भूभाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य का उल्लेख मिलता है। जयपुर, अलवर और भरतपुर तक मत्स्य का विस्तार था और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। भरतपुर मथुरा के पास होने के कारण धौलपुर और करौली के अधिकांश भूभाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। भरतपुर के वो क्षेत्र जो कि मथुरा के पास थे वो धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग ये सूरसेन राज्य में थे। सूरसेन का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित है। 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपरमाल के नाम से जाना जाता है।
उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से जोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? उपरमाल। और उदयपुर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है और कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। सीकर, झुंझुनू, चूरू शेखावाटी नाम से जाने जाते हैं। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी गई है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं या उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभाग कर सकते हैं: प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का था। आद्य युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व का। और ऐतिहासिक युग, ये युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो मानव का जो संपूर्ण इतिहास है इसको 3 कालों में बांटा गया है। प्राक युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का जो काल था वो प्राक युग था और प्राक युग के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य युग। ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। आद्य युग में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा है ऐतिहासिक युग। ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान का युग है। इसके लिखित सुपठित साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्राग ऐतिहासिक युग या प्राक युग में राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद, मूल, फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा द्वसदती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। तो मानव सभ्यता का उद्भव कहाँ से? नदी घाटियों से हुआ है। राजस्थान में सैकड़ों वर्ष पूर्व समुद्र विद्यमान था। सरस्वती व द्वसदती नदियां समुद्र में आकर गिरती थी। मानव सभ्यता के उद्भव के काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में
C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकार झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे। इसके बाद हुई योजनाबद्ध उत्खनन से भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्न से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर के इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आलचीन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो पूर्व पाषाणकालीन में क्वार्टराइट पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो 1.5-2 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति के विद्यमान होने का साक्ष्य है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर के बने हुए पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठारें खोजी थी। सेटनकार ने झालावाड़ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा था। उसके बाद में योजनाबद्ध तरीके से भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में अपना योगदान दिया और अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए थे। जालोर में पूर्व पाषाण उपकरण के खोज किसने की? आलचीन ने की थी। अगली है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और इसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़ज नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चैट, कार्नेलियन, क्वार्टराइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेनसेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण कहा। तो मध्य पाषाण काल के पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़ज नदी घाटी, विराटनगर आदि स्थानों से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो मध्य पाषाण काल में पत्थर से निर्मित छोटे छोटे उपकरण मिले हैं, उन्हें माइक्रोलिथ कहा है। अगला है उत्तर नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उत्तर नवपाषाण काल के राजस्थान में
अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर स्थानों से उपकरण मिले हैं। मुख्यतः उत्तर पाषाण काल के उपकरण भीलवाड़ा के बागोर तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा स्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में धातु काल। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्रकाशीय काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तात्कालिक युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलुंड, राजसमंद, आहड़ व झाडोल, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया व पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किरडोत व चीथवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहोली, स्वाई माधोपुर, मलाह, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति कहाँ है? गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गिलुंड राजसमंद, आहड़ व झाडोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, किरडौत व चीथवाड़ा जयपुर में है, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहोली स्वाई माधोपुर, मलाह भरतपुर आदि स्थानों पर ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लोहा काल। ताम्र और कांस्य के पश्चात लोहे का ज्ञान व उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसके कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार व उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। तो राजस्थान में लोह काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? नौह भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से मिले हैं। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदुभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौह आदि स्थानों में मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। आगे है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन ध्वजदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। तो कालीबंगा सभ्यता ध्वजदती सरस्वती वर्तमान में जिसे घग्गर नदी कहा है के किनारे मिली है और ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 6000 वर्ष पहले प्राचीन सभ्यता कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे खुदाई में काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, इसलिए इसे कालीबंगा कहा गया है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। कालीबंगा की खोज किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल व बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया था। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल व बीके थापर ने। उत्खनन में
इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। तो कालीबंगा के 5 स्तर खोदे गए, जिनमें प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं और बाद के 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं। तो कालीबंगा 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले व हल्के तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं और ये ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। तो कालीबंगा क्या है, एक नगरीय व्यवस्था थी और यहाँ पे धूप में पकी हुई ईंटों को काम में लेते थे। कालीबंगा में लाल रंग के बर्तन, जिसपे काली और सफ़ेद रेखाएं खींची जाती थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कालीबंगा से मिली कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहरों का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशेष स्थान है। तो कालीबंगा सभ्यता से समाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। यहाँ पे बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे उसके मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का पता चलता है। कालीबंगा से खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेला मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। तो आहड़ सभ्यता क्या है, उदयपुर शहर में आयड़ नदी के तट पे बसी हुई है और ये 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष। आहड़ कैसी सभ्यता है, पाषाण धातु युगीन सभ्यता। टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ है। आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल व HD सांकलिया ने आहड़ का उत्खनन कार्य किया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटें एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। तो आहड़ में धूप में सुखाई हुई ईंटों से मकान बनाए जाते थे। मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग भी आहड़ सभ्यता में किया जाता था। आहड़ सभ्यता के लोग मृतक को गहने व आभूषण के साथ दफनाते थे, यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवस्था के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो आहड़ लाल काले मिट्टी के बर्तनों का प्रमुख केंद्र सिद्ध हुआ है। आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, क्योंकि आहड़ में तांबे के औजार व उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग होता था। आहड़ में रंगाई छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन
के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। इसे बनास नदी भी के किनारे होने के कारण बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे एवं पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो 1998 से 2003 में V.S. शिंदे तथा पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था और गिलुंड के उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व के हैं। गिलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदुभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां व हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। तो गिलुंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं: सादे बर्तन, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदुभांड मिले हैं। गिलुंड सभ्यता में मिट्टी से बने हुए खिलौने, पत्थर की गोली व हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। गिलुंड सभ्यता में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देश 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर। बागोर का उत्खनन V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेट होने को प्रमाणित करते हैं। तो बागोर सभ्यता 4 से 5000 ईसा पूर्व की है और लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। बागोर सभ्यता में कैसे उपकरण मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, जो बागोर के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण है। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है। तो बागोर सभ्यता क्या है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है और बागोर सभ्यता लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है। बागोर सभ्यता में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर से छिद्र वाली सुई, जो कि तांबे से बनी हुई है, प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन में यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर के अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृपस वणि मृदु पात्र कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 2800
ईसा पूर्व की सभ्यता के तौर पर रामचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। भीनमाल सभ्यता जालोर में है। भीनमाल का उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया था। भीनमाल से रोमन एम्फेरा या सुरापात्र मिला है और एक यूनानी सुराही मिली है। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसवाल उदयपुर से क्या मिले हैं? प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण और लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो बेराट सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट का उत्खनन दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। बेराट सभ्यता से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो ये बौद्ध धर्म का होने का प्रमाण बताते हैं। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में है और उत्खनन किसने किया था? वी.एन. मिश्र। बालाथल कैसी सभ्यता है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। इसके महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौहर भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो रंग महल सभ्यता कहाँ? हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़ में है, बरौर सभ्यता गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, नौहर भरतपुर में है और नगर सभ्यता टोंक में है। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का सम्यक प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद हैं। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चक 64 से मिला है। तो वैदिक सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं? अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा व चक 64 से। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अधो अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक इस युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित ही हो जाता है। महाभारत में
भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। तो महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट में व्यतीत किया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारियाँ मिलने लगती हैं। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय राजनीति में के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय हुआ। द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अगंतर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित है और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवनति महाजनपदों के अंतर्गत थे। तो बौद्ध साहित्य से हमें क्या पता चला है कि 16 महाजनपद हैं, जिनमें मत्स्य जनपद राजस्थान में है। कुरु, सूरसेन और अवनति महाजनपदों के अंतर्गत भी राजस्थान के अनेक भाग आते हैं। इसके अलावा चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता है। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, यौधेय, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसे थे। तो 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण से बचाव के लिए मालव, यौधेय और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। तो मत्स्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर बेराट बसाया, उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था विराट, और विराट ने विराट नगर बेराट की स्थापना की थी और इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराट नगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। तो साल्व जाति कहाँ निवास करती थी? अलवर के कुछ भाग, जो कि मत्स्य जनपद के निकट थे।
अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालुओं की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राट ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख अन्य मौर्योगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 674 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता में जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप जो नई राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत का पूर्वी मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। तो राजपूत युग है 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय। राजपूत कौन थे? ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्ष चरित्र तथा कादंबरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि राजपूतों का शब्द जो प्रयोग होता है वो नया नहीं है। चाणक्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्ष चरित्र और कादंबरी में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए राजपूत शब्द नया नहीं है। और चीन का यात्री ह्वेन-सांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने भी राजपूत राजाओं को कहीं तो क्षत्रिय और कहीं राजपूत कहा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत का अध्ययन करेंगे और अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी जानेंगे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा C.V. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा C.V. वैद्य राजपूतों को क्या मानते हैं? आर्यों की संतान मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों से किसने मानी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा व C.V. वैद्य ने। अग्निकुंड से उत्पन्न।
चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है चंद्रबरदाई ने। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाला विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। विशिष्ट मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार्थ, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो विशिष्ट ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर, हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि विशिष्ट द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से की गई है। तो चंद्रबरदाई क्या कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है कि विशिष्ट मुनि ने 4 राजपूत योद्धा जातियां उत्पन्न की थी, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षेत्रीय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमण हूण, यूची आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है। ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से किसने बताई? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। D.R. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर यह बात कही। भंडारकर ने कहा कि गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त के वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखन जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने राजपूतों को शंख व सीथियन जाति का वंश बताया। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हें विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हुणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक
प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। तो राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? स्मिथ ने। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या स्किथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है। अश्वमेध यज्ञ भी पहले से हो गया था, जैसा महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जाति भारत से में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं के समाहित कर लिया। डॉक्टर कानून गो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य व चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। घुइल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत हैं। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखां से संबंधित करता है, तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ करता था। हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था और मेवाड़ में गुहिल के बाद प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगीजी लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक लिंगीजी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासन मान मोरी के यहाँ सेवा में थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मोरी को हराकर बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था 734 में और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगीजी लकुलिस मंदिर बनवाया था। एक लिंगीजी गुहिलों के कुल देवता हैं। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा इनको उपाधि मिली हुई है। वैद्य इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है,
जेतर सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के ही एक वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था, जेतर सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें जेतर सिंह की विजय हुई थी। भूताला युद्ध की जानकारी हमीर मदमर्दन में मिलती है और हमीर मदमर्दन ग्रंथ की रचना जयसिंह सूरी ने की थी। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो रतन सिंह का कार्यकाल था 1302 से 1303। रतन सिंह के समय 1303 में दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी और इस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण करने का कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को बताया था। अगला है राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। सिसोदिया का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संख्या राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो हमीर ने क्या है, हमीर के बाद के जो भी शासक थे उनको सिसोदिया कहा गया। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक व विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। हमीर ने सिंगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लड़ा था, जिसमें तुगलक को परास्त किया। महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितियां ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त भी थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई के पुत्र को ही बनाया जाएगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पिता
कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइन से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अगले हैं महाराणा मोकुल 1421 से 1433 ईस्वी। मोकुल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकुल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, पर जब चुंडा को लगा कि मोकुल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकुल की झीलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अगले हैं महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। मोकुल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपारण की संधि हुई। इस संधि में ये तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद न होने के वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंगी जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षणता के कारण अद्भुत हैं। तो कवि श्यामल दास कहते हैं कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? मंडन थे। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चौरी मंदिर, एकलिंगी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और रणकपुर के मंदिर बनवाए थे। कुंभा एक विद्वान, विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंगी महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। तो एकलिंगी महात्म्य किसका है? कान्हा व्यास का है। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंध किसके हैं? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। तो कुंभा के द्वारा चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी गई थी। इसके काल के कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि व महेश ने की। तात्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सिरतणा आदि विरुदों से विभूषित किया गया है। तो महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सिरतणा आदि विरुदों से विभूषित किया गया था। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदयन ने 1468 में उसकी हत्या कर दी थी।
तो कुंभा को अंतिम काल में कौन सा रोग हुआ था? उन्माद। और कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उद्दा ने 1468 ईस्वी में। राणा सांगा 1509 से 1528। सांगा संग्राम सिंह व उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राजसिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष के अंततः सांगा विजयी रहा और सांगा मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। तो सांगा को हिंदू पद कहा जाता था और 1509 में ये मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मदेनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मदेनी राय का कद बहुत बढ़ गया। अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। अंत मालवा के अमीरों में गुजरात की सहायता से मदेनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मदेनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा व मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में है, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हुई। इसके बाद राणा की सेना ने बांडी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। तो बांडी धौलपुर का युद्ध भी किसमें हुआ? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें सांगा की विजय हुई। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसके वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोप खाने व तुगलम्मा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने युद्ध नहीं करना चाहते थे और सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह है व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। राणा उदय सिंह 1572 से 37 से राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा 1540 ईस्वी में मालवी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल व पत्ता नामक
2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई। तो उदय सिंह का कार्यकाल है 1537 से 1572। उदय सिंह की धाई माँ का नाम था पन्ना धाई। पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया और कुंभलगढ़ किले में उसे रखा। 1537 ईस्वी में मालदेव के संयोग से उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 1559 में उदयपुर नगर बसाया था उदय सिंह ने और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने उदय सागर झील और मोती मगरी के महलों का निर्माण भी करवाया था। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ का शासक बनता है। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपनी उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पे बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार करे या सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपने स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपने निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य अकबर ने 4 शिष्टमंडल जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंच गया और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576। कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना में हरावल सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहे थे। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेजा। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिए। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। कुछ जगह यहाँ पे 21 जून भी माना गया है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? तो हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हल्दी लगी हुई नवविवाहिताएं पुरुष के वेश में लड़ने के लिए आई थी। 1576 ईस्वी से 1558 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली।
इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो मेवाड़ का मैराथन किसको कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। 1585 में ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने लिखा है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय, उसके अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्माबोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। राणा अमर सिंह 1597 से 1622 ईस्वी। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1600-1300 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ के अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार व आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः इन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह की झुकना पड़ा और मुगलों से संधि स्वीकार देनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य में स्वयं खुश न थे और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की ये बड़ी सफलता मानी जाती है। तो मेवाड़ मुगल संधि सबसे पहले जनवरी 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने की थी। महाराणा राज सिंह 1652 से 80 ईस्वी। राज सिंह ने शासन बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्जे गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने को राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौपिक्की नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख
लगाया है। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो राजसिंह ने अकाल राहत कार्य के तहत गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति शिलालेख लगवाया। जो राज प्रशस्ति शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। राज प्रशस्ति शिलालेख संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।